हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचना आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्याय 3 के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, राज्य शासन कैसे काम करता है। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे दिया हुआ है। देखिए दिया है कि जैसे हमने पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तर पे काम करता है। एक तो स्थानीय शासन होती है, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। 3 स्तर पे हम देखते हैं जो सब जानते होंगे। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना भी था और इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है। लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्य और मंत्रियों की क्या भूमिका होती है इसमें, और लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य के उदाहरण देखते हैं, क्योंकि वो भी एक प्रशासन के तहत भी स्वास्थ्य कार्य किए जाते हैं। तो इस उदाहरण को हम इसके तहत समझते हैं इस कहानी के द्वारा। ये यहाँ पे दिया है कि यहाँ लिखा है कि राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। जैसे ये कोई न्यूज़पेपर या आर्टिकल कोई पढ़ रहे हैं। आगे देख कई गांव में लोग गंदला पानी पीते हुए पाए गए। नदी नाले तालाब सूख गए हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। तो जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है। इनमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे हैं। आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है इस कहानी में। फिर देखिए यहाँ दिया है कि टीवी पर समाचार में बताया गया है कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई सचमुच इससे मर सकता है हैजे से? क्या पता, बस मुझे ना हो जाए यह बीमारी। दो सहेलियां आपस में बातें कर रही हैं। उस दिन दोपहर में मेरी मम्मी ने कहा है कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया। तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए सिरीन, उन्होंने कहा। फिर जो अपना से बताया गया है कि वो फिर हंसने लगती है सिरीन। देखिए यहाँ दिया है कि रैली के कारण सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है। सचमुच, लेकिन क्यों? उन्हें कुछ कर दिया है क्या? ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है। मतलब तो आगे देखिए देखते हैं क्या होता है। और जैसे इसमें दिया हुआ है कि और हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यानी अब कोई बीमारी वहां पे फैल गई है, अब उसके लिए क्या? अब लोग उसका विरोध करें। डायरेक्ट विधायक ने तो ये कार्य किया नहीं है, लेकिन क्यों वो जिम्मेदार है? क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था उसके हाथ में है, तो उसको जिम्मेदार लोग उसे ठहराएंगे। इसलिए लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं उसके घर के चारों ओर। कैसी ऊंची आवाज है इनकी, ये कोई नेता वेता होंगे। मैंने इन्हें टीवी पर भी देखा, ये विरोधी दल के हैं। ये इस वाक्य में बताया जा रहा है। तो अब आइए हम देखते हैं कि वो एक कहानी के माध्यम से बताया गया है कि लोग विधायक के घर का घेराव कर रहे हैं, जो वो कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई अपराध तो किया नहीं है, फिर भी क्यों? तो आइए देखते हैं विधायक कौन होता है, क्यों उसके घर का घेराव लोग कर रहे हैं, उसके पास क्यों आंदोलन कर रहे हैं, कि क्यों जिम्मेदार है विधायक। तो आइए देखते हैं यहाँ दिया है कि विधायक कौन होता है। उपयुक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा और आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे। परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? तो विधायक और विधानसभा के बारे में हम सब लोग सुने हैं। क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? तो विधानसभा के सदस्यों को हम विधायक कहते हैं, यानी एमएलए। तो इसमें देखिए जो एमएलए होता है, एमएलए का फुल फॉर्म दिया हुआ है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। तो विधायक कहलाते हैं विधानसभा के सदस्य। देखिए आगे हम देखते हैं, जैसे दिया है कि एमएलए का जो चुनाव होता है क्या होता है, एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, वो भी प्रत्यक्ष रूप से। फिर भी वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। जो भी, क्योंकि अब जो विधायक होते हैं, विधायकों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। तब जो भी क्रियाकलाप, जो भी वहाँ पे कोई महामारी आ रही है, कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है, स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी, सुरक्षा से संबंधी, प्रदूषण से संबंधी, तो क्या होगा? ये सारी समस्याओं के लिए लोग उसके पास जाएंगे, उसको प्रत्यक्ष रूप से उसका जवाब देना पड़ेगा। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है, सभी राज्य में एक विधानसभा है और हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्र में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए हम देखें तो यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए, इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश
68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है और हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो कि विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। यानी देखिए ये क्षेत्र, इसमें चित्र में स्पष्ट तो नहीं हो पा रहा है तो इसे रहने दे। नीचे देखिए यहाँ पे दिया है, ये दिखा रहा है आपका, ये हिमाचल प्रदेश को दिखा रहा है कि हिमाचल प्रदेश है, इसमें 68 भागों में से बांटा गया है और प्रत्येक भाग से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। यानी 68 निर्वाचन मंडल से एक निर्वाचन मंडल से एक प्रतिनिधि चुने जाएंगे और वो प्रतिनिधि क्या कहलाएंगे, वही प्रतिनिधि यदि चुन के यदि विजयी होते हैं तो वो बनेंगे क्या, विधायक, विधानसभा के सदस्य विधायक। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, अलग अलग पार्टियां होती हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के भी होते हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों में बटे होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं, किस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले जो राजनीतिक दल है उसको सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष कहा जाता है। यानी जो जीत गया, जिसको अधिक बहुमत मिला, उसको हम कहते हैं वो सत्ता पक्ष में आ जाता है, उसकी सत्ता चलती है। तो उदाहरण के लिए दिया है कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जो कि इस चित्र में दिया गया है। आगे हम देखते हैं, यहाँ जैसे दिया हुआ है, सारणी बनाया है कि हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम दिया है। राजनीतिक दल चुने गए सदस्यों की संख्या इधर दिया है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी से उसमें 44 सदस्य चुने गए हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC से 21 हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से 1 सदस्य चुना गया है और निर्दलीय जो किसी पार्टी से नहीं है, इसकी संख्या क्या है, 2 है। तो ये कुछ परिणाम इस तरह से दिया है कि निर्वाचन क्षेत्र बटे होते हैं, बटने के बाद फिर क्या होता है, उन क्षेत्रों से हर एक प्रत्येक क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाएगा और वही जो सदस्य होता है वो विधायक के रूप में उसका चुनाव किया जाता है और फिर वो सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होगा। देखिए आगे दिया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए विभिन्न दल से। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या तो 68 है, हिमाचल प्रदेश का दिया है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। यानी 34 से अधिक जिसके पास विधायक है तो वो क्या होगा, वो बहुमत प्राप्त होगा और उसकी सत्ता स्थापित होगी। भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया है और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थीं और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर इसमें आए हुए हैं। लेकिन चुनाव के बाद यह है कि चुनाव के बाद क्या होता है, जो सत्ताधारी दल होता है तो सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। उस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है और चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री, अब वो तो बन गए मुख्यमंत्री, अब इसके बाद मुख्यमंत्री क्या करता है, उसमें से मंत्रियों का चुनाव करेगा और चुनाव के बाद जो राज्य का राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री की फिर नियुक्ति करता है। इस तरह से फिर मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे क्या करें, शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। अब विभिन्न मंत्रियों को भिन्न भिन्न मंत्रालय दिए जाते हैं, भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट विभाग दिए जाते हैं, तो वो उनके अलग अलग कार्य होते हैं, कार्यालय होते हैं और उस हिसाब से वो अपना कार्य संभालते हैं। विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए वो एकत्रित होते हैं, जो विधानसभा होता है उस भवन में। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी की मंत्री के रूप में। एक विधायक है तो उसकी वो जिम्मेदारी और फिर मंत्रालय के जो भार पड़ता है तो वो मंत्रालय के रूप में, एक मंत्री के रूप में भी वो क्या करता है, कार्य करेगा। देखिए यहाँ पे समझाया गया है, दिया गया है विधानसभा में एक बहस, तो इसमें उसको इस कहानी के माध्यम से दिया गया है कि आफरीन, सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा भी की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन है और उसी भवन में स्थित है विधानसभा। बच्चे बहुत उत्सुक थे, सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी जहां वे नीचे की विशाल हॉल को देख सकते थे और हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी हुई थीं। यह विधानसभा उन दिनों किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा के बहसों में विधायक अपनी राय
व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं। उसमें जो भी विधायक उपस्थित रहते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सदस्य इस विषय पर भी जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद जो मंत्री होते हैं तो मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं या फिर उठाए जाएंगे जिसमें नहीं उठाए जा रहे हैं। इसमें से आगे दिया है कि मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्री व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए, या इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। इसमें देखिए दिखाया विधायक एक, जैसे विधायक एक, इसमें उसकी पृष्ठभूमि दिखाई गई है कि उसकी भूमिका की अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो मेरे विचार में सरकार के लिए यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है और वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसे साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वे इस स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्कालीन जरूर कदम उठाए। यानी विधायक एक कह रहा है, अपनी समस्या बता रहा है विधानसभा में। अब दूसरा विधायक कह रहा है कि मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों या चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है, किस प्रकार से उस स्थिति का सामना करेगी। इस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, फिर जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब यह महामारी का रूप ले चुकी है। इतने में इसके बाद आता है नंबर तीसरे विधायक का। तीसरा विधायक क्या कह रहा है, इसका भी सवाल है, प्रश्न है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोल पट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है और मैं जानना चाहूंगा कि पानी पहुंचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है, कितने कुओं, कितने तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। फिर नंबर आता है विधायक 4 का। ये कह रहा है कि मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम तो उठाए हैं, पानी के टैंकरों को काम में भी लगा दिया है और ओआरएस के पैकेट बांटे जा रहे हैं। तो सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है, फिर भी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसा विधायक 4 को लग रहा है कि सारी समस्याएं जो अन्य विधायक बता रहे हैं वो बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। इसमें बारी बारी से सभी विधायक क्या करते हैं, विधानसभा में अपनी समस्याएं रखते हैं, सबको बोलने का अधिकार होता है उसमें। विधायक 5 है। विधायक 5 कह रहा है कि हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल है जिनमें कोई डॉक्टर ही नहीं है, चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त ही नहीं किए गए हैं और दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। ये सर्वनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रही हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ओआरएस के पैकेट पहुंचाए जाएं। विधायक 6 का नंबर आता है तो ये कहता है कि विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पे दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था, अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ करने का अभियान शुरू किया है। इस तरह से सभी देखिए यहाँ पे उनका दिखाया गया एक चित्र के माध्यम से कि जैसे विधानसभा में लोग बैठे हुए हैं और इसमें बारी बारी से ये विधेयकों के दिखाए गए कि बारी बारी से सब विधेयक अपनी समस्याएं सामने सरकार के रख रहे हैं। आगे दिया है कि उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रहे एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई या न की गई कार्रवाई पे बहस कर रहे हैं। इसमें ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक जो होते हैं सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में कहें तो सरकार यानी सरकार शब्द से क्या तात्पर्य है, यानी शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो होते हैं जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था, उन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। हम देखें शासन की कार्य प्रणाली, तो आइए शासन की कार्य प्रणाली देखते हैं। शासन की कार्य प्रणाली क्या है।
देखिए आगे दिया है कि केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती है। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों, अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं और लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाइयां भी करते हैं। और इसी तरह का एक तरीका यहाँ देखिए, जैसे दिया है कि विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद जो स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई, इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफी संख्या में आए। इसमें मंत्री, कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई और अगले पृष्ठ पर ऐसे ही एक रिपोर्ट भी दी गई है। आगे दिया है कि अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जो होते हैं तो पतालपुरम जिले के दौरे पर भी गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट भी की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की और मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है वरन पीने के स्वच्छ पानी की भी कमी है। वहां पे तो पानी की कमी है, तो उन्होंने क्या कहा आगे पहले हम ये देखते हैं। मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा, यानी मुआवजे की राशि के लिए जो वादा किया था, तो ये दिया है पतालपुरम जिले का। इसमें दिया है कि पिछले कुछ सप्ताहों में राज्य के कुछ जिलों में अनेक लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई है कि सरकार ने स्थिति को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। और आज हुई प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार के सभी जिलाधीशों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने से हेतु निर्देश दिए गए। सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने के पानी के है और मंत्री महोदय ने कहा कि उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा हर गांव में पीने का पानी पहुंचाने की है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का वचन भी दिया। उनकी योजना एक जन अभियान चलाकर लोगों को यह जानकारी देने की भी है कि किन किन उपायों द्वारा हैजे से बचा जा सकता है। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि महीनों से जमा कचरे को जल्दी हटाने के लिए क्या क्या किया जाए, प्रेस वार्ता जब वो स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस वार्ता किया था उसी का ये रिपोर्ट यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। आगे दिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की जरूरतों के बारे में विचार भी करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित स्वास्थ्य या व्यवस्था पर भी ध्यान दे सकें। जैसा हमने ऊपर देखा है कि जो वे लोग जो सत्ता में हैं, जो जिनकी सरकार है, जिनके बहुमत मिला है, जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। तो यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्होंने विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इस विषय पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। तो प्रेस वार्ता भी जैसे प्रेस वार्ताएं आयोजित होता है तो इसमें सरकार को उनके प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है, कैसे कार्य उनके चल रहे हैं। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि जो शहरी क्षेत्र हैं तो शहरी क्षेत्र में वो क्या करें, शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो और किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जा सकता है। इसके पश्चात जो है विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे, अगले वर्ष यानी कक्षा 8 में हम लोग देखेंगे संसद के बारे में। आगे देखते हैं, यहाँ दिया है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र तो लोकतंत्र में विधायक को एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं। कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं और जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में हमने स्वास्थ्य विभाग देखा, तो ये मंत्री विभिन्न प्रकार के विभागों के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। अलग अलग विभाग होते हैं, स्वास्थ्य विभाग, सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सारे और ये शैक्षिक, सभी विभागों के अलग अलग मंत्री होते हैं। शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, परिवहन मंत्री, इस तरह से तो ये अपने कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। आगे दे रहा है कि इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। पहले विधायिका उसे अनुमोदित करेगी, फिर स्वीकृति प्रदान करेगी, उसके बाद ही वो कार्य होगा। आगे हम देखते हैं, यहाँ देखिए दिया है
विभाग का नाम, उनके कार्यों के उदाहरण, जैसे स्कूल शिक्षा विभाग होएगा या लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग की क्या क्या कार्य करेंगे। आगे हम देखते हैं वॉलपेपर परियोजना। यहाँ दिया है वॉलपेपर परियोजना। इसमें देखिए वॉलपेपर एक मजेदार गतिविधि होती है जिसके माध्यम से वे रुचि की किसी विषय पर शोध किया जा सकता है, जहाँ वे जो तस्वीरें की गई हैं वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के इन पलों को प्रस्तुत करती है। उसमें हम सभी मतलब क्रियाकलाप द्वारा वैसे वैसे चित्र लगा करके हम वॉलपेपर बना सकते हैं। इसमें जैसे यहाँ दिया है कि शिक्षिका चुने गए विषय पर पूरी कक्षा को परिचय देती है और संक्षिप्त चर्चा करके कक्षा को समूह में बांट देती है। समूह उस मुद्दे पर चर्चा करता है जो तय करता है कि वॉलपेपर में क्या क्या रखना चाहेगा। इसके बाद बच्चे अपने आप दो दो की जोड़ी में इकट्ठी की गई सामग्री को पढ़ते हैं और अपने अनुभवों विचारों को लिखते हैं। इसके लिए वे कविताओं, कहानियों, साक्षात्कारों, विवरणों आदि की रचना क्या करते हैं, रचना कर सकते हैं। जो सामग्री चुनी गई या बनाई गई या लिखी गई उसे समूह के लोग मिलकर देख लेते हैं और वे एक दूसरे के लिखे हुए को पढ़ते हैं, अपने सुझाव देते हैं और वे मिलकर यह तय करते हैं कि जो वॉलपेपर है वॉलपेपर में क्या क्या किया जाएगा, फिर उसको लेआउट फिर बनाते हैं। यानी एक तरह से उनको उस पर चर्चा पर चर्चाएं करवाई जाती हैं कि फिर इस तरह से वो संवाद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए फिर यहाँ पे दिया है कि इसके बाद जैसे देखिए इस चित्र में दिखाया गया है, इस पे वॉलपेपर सबने मिलजुल कर अपने विचार से इस पे लगाया कि हाँ कैसे लगाया जाना चाहिए, कैसे नहीं लगाया जाना चाहिए। देखिए यहाँ फिर दिया है कि इसके बाद प्रत्येक समूह अपना वॉलपेपर पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। यह महत्वपूर्ण है कि समूह के एक से अधिक सदस्य प्रस्तुत करने को कहा जाए। सभी समूहों को अपना काम बताने के लिए बराबर समय मिलेगा। जब सभी समूह अपना प्रस्तुतिकरण कर ले तो समीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न पूछना अच्छा रहता है कि अपने आप वे और क्या क्या कर सकते थे, क्या करने से उनका काम और ज्यादा व्यवस्थित हो जाता, लेखन और प्रस्तुतिकरण में सुधार के लिए क्या क्या किया जा सकता था। तो इस प्रकार से उनको इसमें फिर पूछा गया है। यानी इस कक्षा के माध्यम से वही एक विधानसभा का छोटा सा रूप प्रस्तुत किया गया है कि सभी सदस्यों को बोलने का अधिकार, क्या क्या इसमें किस तरह से सुधार किया जा सकता है, या फिर जो कोई योजना बनी है उस पर सब सहमत हैं कि नहीं। जिस तरह से ये वॉलपेपर परियोजना बनाई गई है उस तरह से हमारा सरकार जो है हम ऐसे देखें, अपने विधानसभा को देखें, उसमें जो भी विधायक हैं मिल करके कोई योजना बनाते हैं, सबकी सहमति मतलब बहुमत मिलता है तो फिर उस परियोजना को पास कर दिया जाता है, कोई एक्ट पास कर दिया जाता है, कोई नीति बनाई जाती है। तो इस तरह से उसका एक कक्षा में एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।